अस्सलामुअलैकुम क्लास 10th। आज हमारे पास थर्ड लेक्चर है। आपके पास थर्ड लेक्चर लॉ ऑफ मास सेक्शन। आपके पास लेक्चर किस चीज़ का है? लॉ ऑफ मास सेक्शन। अब ये कानून था हमारे पास मास के बारे में, जो वजन है आपके पास कि मास कैसे एक दूसरे पर एक्ट कर रहा है। 1864 में गोल्डबर्ग और वेज दोनों ने क्या किया? स्टडी किया किस चीज़ की रिलेशनशिप को? डायनेमिक इक्विलिब्रियम की बिटवीन कंसंट्रेशन, यानी उन जो कंसंट्रेशन थी, मिकदारें थी जो कि रिवर्स डायरेक्शन में थी, कह सकते हैं कि रिवर्स डायरेक्शन और फॉरवर्ड डायरेक्शन दोनों में, उनको क्या किया? आगे पेश किया। और उसको पेश किया किस नाम से? लॉ ऑफ मास सेक्शन के, कि इनकी मिकदारें कैसे एक दूसरे से ताल्लुक रखती है। द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट, यानी जो रेट है केमिकल रिएक्शन का वो क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? प्रोडक्ट के, ऑफ एक्टिव मासेज एंड ऑफ रिएक्टेंट्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर। जब हमारे पास टेम्परेचर क्या हो? बराबर हो, तो हमारे पास जो रेट होगा केमिकल रिएक्शन का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? प्रोडक्ट के, ऑफ एक्टिव मासेज। यानी जब हम एक्टिव मासेज को क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे, इनका प्रोडक्ट निकालेंगे। मतलब अगर ए बी है तो इनका प्रोडक्ट, सी डी है तो इनका प्रोडक्ट। ये इसकी डेफिनेशन हो गई। फिर से देखिए, द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी वो रेट केमिकल रिएक्शन का जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो किसके? द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेज। एक्टिव मासेज आपके पास कौन से है? वही जो आपके पास रिएक्टेंट्स है और प्रोडक्ट्स है, उनके बारे में बताया जा रहा है। जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बने थे, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनेंगे, उनके ऑफ रिएक्टेंट्स है एट कांस्टेंट टेम्परेचर, यानी बराबर टेम्परेचर पर। अब हमारे पास इसको यानी बेसिकली बताया गया है या बयान किया गया है एक पूरे प्रोसेस से। ये पूरा प्रोसेस आपके पास ये है कि A प्लस बी इज, यानी रिवर्सिबल रिएक्शन है C प्लस डी, यानी A B से C D बना और C D से A B बना। ये कोई भी रिएक्शन हो सकता है, जैसे कि हमारे पास हाइड्रोजन था, आयोडीन था, उससे हाइड्रोजन आयोडाइड बन गया। अब उसकी कंसंट्रेशन के बारे में बयान किया गया है कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास सेक्शन, जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है, इसको हम रेट को R से, F फॉरवर्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मासेज। हमारे पास A और B क्या है? एक्टिव मासेज है। इनको इन ब्रैकेट में इसलिए लिखा गया है कि इनकी मोलर कंसंट्रेशन बताई गई है, कंसंट्रेशन बताई गई है मोलर। रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन जो है R, स्मॉल r रिवर्स को शो कर रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मासेज। फिर C और D है, यहाँ पे इन दोनों की इक्वल है। अब हमें पता है कि जो रेट है फॉरवर्ड रिएक्शन का, हमने इनवर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को क्या किया? चेंज किया कांस्टेंट में। वो हमारे पास क्या कांस्टेंट क्या है? हमारे पास Kf यानी फॉरवर्ड रिएक्शन कांस्टेंट है, और दूसरा है Kr यानी रिवर्स रिएक्शन का कांस्टेंट, A, B और C, D। अब हमने ये देखा कि Kf और Kr जो है वो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। यहाँ पे जो हमारे पास Kf और Kr हमने लिखा है, फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन की प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। और डायनेमिक इक्विलिब्रियम पे जो रेट ऑफ रिवर्स या फॉरवर्ड रिएक्शन होगा एंड रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन आर इक्वल, यानी दोनों एक दूसरे के इक्वल है। तो हम लिखेंगे Rf इक्वल टू Rr, मीन Rf रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। इसके बाद हमारे पास है Kf, यानी इसमें एक्टिव मासेज है, A B इक्वल टू Kr C D है। अब इनको अरेंज करेंगे। अरेंज करने के लिए हमने Kf ओवर Kr लिखा है इक्वल टू C, कंसंट्रेशन एक्टिव मासेज है C और D है, और इसके बाद हमारे पास A और B है। अब आपके पास कहा जा रहा था, हमने जब अरेंज किया वहां पे, तो उसके बाद हमारे पास आया कि जो Kf यानी फॉरवर्ड कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड कांस्टेंट ऑफ रिवर्स रिएक्शन जो थे वो दोनों क्या थे? कांस्टेंट थे। तो हमने क्या किया? इन दोनों को कंबाइन किया एक सिंगल कांस्टेंट के साथ। सिंगल कांस्टेंट हमारे पास क्या था? Kf और Kr इक्वल टू Kc, यानी यहाँ पे C जो है वो आपको मोलर कंसंट्रेशन बताएगा, और K हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। K इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड C इज मोलर कंसंट्रेशन, यानी जो हमारे पास मोलर यानी इसकी मोल की मिकदार जितनी होगी उसको शो करेगा। अब नीचे जो है हमने उसको Kf और Kr के बजाय हमने क्या कर दिया? डायरेक्टली Kc लिख दिया इक्वल टू C ओवर C D और हमारे पास A B। अब आपको तो पहले से बताया जा चुका है कि ये हमारे पास क्या है? जो ब्रैकेट्स है ये इसकी मोलर कंसंट्रेशन बता रही है। अब हमारे पास क्या है? Kc, ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कहते हैं फॉर जनरल फॉर्म। अब हमने जनरल फॉर्म में लिखना है, तो हमने क्या किया? कोएफिशिएंट को यूज किया, स्मॉल a कैपिटल A प्लस स्मॉल b कैपिटल B, रिवर्सिबल रिएक्शन C, स्मॉल c कैपिटल C प्लस स्मॉल d कैपिटल D। अब यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट वापस हमने लगा लिया, ठीक है, इक्वल टू हमारे पास C D A B, और इनके ऊपर छोटे छोटे जो लेटर्स थे C D A B, इस फॉर्म में लिखे कि ये हमारे पास कोएफिशिएंट कहलाएंगे। यहाँ पे आपको बताया भी गया है कि A B C and D आर रिटन, ठीक है, एट द टॉप ऑफ ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स के टॉप में लिखा जाता है, टॉप पे लिखा जाएगा
और ये क्या है, रिएक्शन कोएफिशिएंट्स होंगे। अब हमारे पास क्या है, जो ए बी अगर हमारे पास क्या हो, अब यहाँ पे कोई सॉलिड भी हो सकता था, लिक्विड भी हो सकता था, लेकिन अगर हमारे पास वो गैस में आ जाए, कोई भी हो, यानी जो ए बी और सी डी हमारे पास गैस फॉर्म में हो, यानी ए गैस फॉर्म प्लस बी गैस फॉर्म में हो, रिवर्सेबल रिएक्शन, तो वो उसके जो प्रोडक्ट्स बनेंगे वो भी गैस फॉर्म में होंगे। लेकिन हमारे पास जो हम मोलर कंसंट्रेशन के सी था वो चेंज होकर प्रेशर में चेंज हो जाएगा। किस चीज में चेंज हो जाएगा, प्रेशर में, इक्वल टू प्रेशर सी, ओके, प्रेशर ऑफ डी, प्रेशर ऑफ ए, प्रेशर ऑफ बी, वेयर पी इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी गैस, या किसी गैस का भी कोई भी गैस हो उसका पार्शियल प्रेशर पी कहलाएगा। तो हमने क्या किया, के साथ पी लगा लिया, और के पी जो है रिप्रेजेंट करेगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ गैसियस सिस्टम, यानी जो आपके पास गैसियस सिस्टम होगा, कोई भी गैस फॉर्म में होगा, तो उसको शो करने के लिए हम क्या करेंगे, के पी यूज करेंगे। ये आपके पास क्या हो गया, लॉ ऑफ मास सेक्शन कंप्लीट हो गया आपका। लॉ ऑफ मास सेक्शन के बाद हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स एंड इट्स यूनिट्स होंगे, और नेक्स्ट लास्ट टॉपिक इसका होगा इंपॉर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है। ये दोनों हम करेंगे इंशाल्लाह अगले सेशन में। यहाँ तक के आपको जो चीज समझना है आप कमेंट कर लीजिएगा, हम आपको उस तरीके से समझाते जाएंगे, और साथ साथ में आप इसको याद भी करते जाएं, क्योंकि ये आपके पास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये पेपर में आता है। थैंक यू स्टूडेंट्स।